आप सभी का मनी गुरु में मैं हूं स्वाति रायना। हम लोगों में से ज्यादातर लोग जब निवेश करते हैं तो सिर्फ करते हैं बात किसकी? रिटर्न की। चाहे वो शेयर बाजार में निवेश हो, म्यूचुअल फंड्स में या फिर प्रॉपर्टी में। हम कभी निवेशों के पीछे छिपे रिस्क्स की बात नहीं करते, क्योंकि हर निवेश के पीछे कुछ ना कुछ हिडन रिस्क्स भी होते हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके का रिस्क ही होता है, आखिरकार उससे क्या घबराना? अब एक बार कहीं पर पैसा डाल दिया है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनका अगर पहले से पता हो तो आप किसी बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। अगर निवेशक उन रिस्क को पहले से ही जान ले तो रिटर्न में बढ़ोतरी भी हो सकती है। और यही आज हम डिस्कस करेंगे मनी गुरु स्पेशल एपिसोड में। हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 10 इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में कि आमतौर पर जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको पता भी है आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? कहीं आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न के लिए तो नहीं। क्योंकि कई सवाल हमें मनी गुरु में पहले भी आए हुए हैं, जहां पर जो पोर्टफोलियो सेट करते हैं लोग अपना, उसमें ज्यादातर ये बात करते हैं कि मैंने फलाना फंड में 3,000 रुपए पर महीना डाले हुए हैं, क्या मुझे अगले 15 साल में हाई रिटर्न मिलेगा कि नहीं? रिस्क तो ले लिया, लेकिन बात मेन फोकस रहता है रिटर्न पर ही। और ये कॉमन इन्वेस्टमेंट रिस्क्स जो मिस्टेक्स होती है, जिसको हम कहा जाता है, उसमें भी माना जाता है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न है उस पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में और भी कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिन्हें अगर आप समझ लें तो निवेश का गुरु मंत्र भी आपके पास आ ही जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी इस एपिसोड के लिए जुड़ेंगे, लेकिन आमतौर पर हम अक्सर लोग को यह भी देखते हैं कि रिटर्न की बात तो करते हैं, रिस्क की बात कोई नहीं करता है, जबकि ये सब जानते हैं कि हर निवेश में रिस्क भी छुपा होता है। और कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये भी हम जरूर समझेंगे, जिसको हम सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरीज में डालते हैं। तो साफ तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये सोचकर नहीं कि आगे जाकर आपको कितना रिटर्न इसमें मिलेगा। आपका जो रिस्क होता है वो मिसमैच हो जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लान का वैसे कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी आप पोर्टफोलियो चाहते हैं जिसमें सब कुछ फिट हो जाए, डेट फंड्स भी फिट हो जाए, इक्विटी फंड्स भी फिट हो जाए। अपनी एज के हिसाब से आप अलग अलग फंड्स में एक्सपोजर भी लेते हैं, जो एसेट एलोकेशन है उसको भी समझते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर आपको रिटर्न से ज्यादा ये समझने की जरूरत होती है कि कहीं आप इन सब के चक्कर में ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे। इसके अलावा जो निवेश आपके लिए आज अच्छा है, हो सकता है कल आपके लिए ठीक ना हो। आज आपने 5,000 रुपए किसी फंड में डाले हैं, SIP की है, हो सकता है कल आपको आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, आपके जो गोल हैं, वो कल को आप चेंज हो जाए। आज आपने अपने लिए प्रायोरिटी सेट की है कि बेटी की शादी करनी है, उसके एजुकेशन के लिए, उससे पहले उसके एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, हो सकता है आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाए। उसके हिसाब से आपको जो अपना रिटर्न है वो अलग रखना पड़ेगा, और उसमें रिस्क फैक्टर भी जो होगा वो भी बदल जाएगा। और अच्छे निवेश के लिए ऐसा कहा जाता है कि रिस्क को कम से कम रखना चाहिए। हो सकता है कि ये काफी डिबेटेबल टॉपिक हो। कई लोग कहते हैं कि रिस्क जितना हाई होगा उतना आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि जो यंग अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा इक्विटी फंड की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप डेट फंड्स की तरफ रुख करते हैं। लेकिन क्या यही एक प्रायोरिटी है? क्या यही एक क्राइटेरिया है? साथ ही लक्ष्य और समय सीमा पर फोकस करके रिस्क आप कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको लेकर आप रिस्क होता है वो जरूर कम कर सकते हैं। साथ ही इन्फ्लेशन, आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो आमतौर पर जो आज आप जितना खर्च करते हैं, जितना आपने अपने लिए गोल सेट किया होगा, उसके हिसाब से आपने अपनी तो पूंजी तैयार कर ली है, लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन की दर है, हो सकता है जो आज आपके लिए पूंजी सही है, कल को आपके लिए वो पूंजी सही बिल्कुल नहीं हो। तो इसको हम इन्फ्लेशन रिस्क की कैटेगरी में डालेंगे। तो तमाम ऐसे रिस्क है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला आप जुड़ गए हैं। गौरव मशरूवाला, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में। आपसे बातचीत करने से पहले इनफैक्ट मैं दर्शकों को यही बता रही थी कि हम हमेशा जब भी कोई एक निवेशक अपना पोर्टफोलियो सेट करता है या कहीं पर निवेश की बात करता है, सबसे पहले उसके मन में यही सवाल होता है, यही बात होती है, क्या मुझे इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा? फोकस किस पर सबसे ज्यादा होता है? रिटर्न पर।
रिस्क की कोई बात नहीं करता, जबकि ये सब जानते हैं कि हर निवेश में रिस्क होता है। आखिरकार एक जो रिटर्न है किसी निवेश में, वही सबसे बड़ा पैरामीटर होता है। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग जब बोलते हैं, कहते हैं या बातचीत में कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हमारे दिमाग में जो दूसरा पॉइंट है हाई रिटर्न वो बैठ जाता है और फिर हम उसके बारे में ही सोचते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, हर एक हाई रिटर्न के पीछे हाई रिस्क है। और रिस्क की डेफिनेशन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि एक दफ़े पैसे निवेश कर लिए तो उसमें नुकसान होने की संभावना है। होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन ये मन में रखना ज़रूरी है कि जिस दिन हमने हमारे पैसे किसी और को दिए, फिर वो संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल हो, हमने रिस्क ले लिया। हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे कि कोई भी डॉक्टर अगर कोई भी सर्जरी करता है तो खून उसे देखना ही देखना है। अगर कोई गुलाब का फूल है, इसको उसके अंदर कांटे रहेंगे ही रहेंगे, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। उसी तरह कोई भी निवेश बिना रिस्क नहीं हो सकता। जी, कोई भी निवेश बिना रिस्क नहीं हो सकता है, लेकिन कितना रिस्क लिया जाए। गौरव मशरूवाला, कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन्हें कैसे समझा जाए? और खासतौर पर सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है ये? तो ये दोनों की बात मैं करूंगा, थोड़ा उत्तर मेरा लंबा रहेगा। पहले ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं क्योंकि समझने में आसान है। देखिए, जो रिस्क हमें दिखता है, जैसे कि अगर हमने शेयर बाजार में निवेश कर लिया या म्यूचुअल फंड द्वारा कोई भी एसेट क्लास हो लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया, या अगर सोने की खरीदारी कर ली, फिर वो बॉन्ड, गोल्ड मॉनेटाइजेशन बॉन्ड हो, प्योर गोल्ड हो या गोल्ड ETF हो, तो उसमें एक दफ़े हमने खरीदारी कर ली, एक दफ़े हमने निवेश कर लिया, फिर उसमें जो बाजार की चढ़ाव उतार है, उसके जो भाव बढ़ते हैं या गिरते हैं हमें दिखाई देते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके प्राइस जो होते हैं, इसके जो भाव होते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है या गिरावट होती है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, एक प्राइस डिस्कवरी मूवमेंट है। तो ये क्योंकि इसमें रिस्क दिखाई देता है, ये ट्रांसपेरेंट रिस्क है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे रिस्क है जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि अगर फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर लिया और अगर इन्फ्लेशन का रेट उसके ब्याज के दरों से ज़्यादा है तो कितना नुकसान हुआ, ऐसा कोई इसका नंबर नहीं आता, कोई आंकड़े नहीं आते कि आपकी FD में आपको इन्फ्लेशन की वजह से इतना रिस्क या इतना नुकसान हुआ। या कोई रियल एस्टेट खरीद ली तो उसमें अगर हमने रियल एस्टेट में निवेश कर लिया तो उसमें कितना रिस्क है, कितनी गिरावट हुई या बढ़ोतरी हुई, वो हमें कहते हैं लेकिन हकीकत में पता नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क हो गया। उसके बाद में जो आपने बात की वो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं उसका उत्तर थोड़ा मुझे विस्तृत देना पड़ेगा। हालांकि मैं जल्दी कोशिश करूंगा। सिस्टमैटिक रिस्क जो सिस्टम में है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टैक्सेस है, कोई भी आप निवेश कर ले उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा, उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर वगैरह, सबका इम्पैक्ट होगा। तो ये सिस्टमैटिक है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनसिस्टमैटिक जो लास्ट कैटेगरी है, उसमें अगर हमने सोने में निवेश कर दिया और रियल एस्टेट में गिरावट हुई तो सोने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पूरी सिस्टम में नहीं है। अगर मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए और फार्मा सेक्टर में गिरावट हुई, इन्फोसिस को कोई असर नहीं होगी। तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। जो सिस्टम में है वो सिस्टमैटिक, और जो सिस्टम में नहीं है, सिर्फ एक या दो निवेश से जुड़े रहते हैं, वो अनसिस्टमैटिक है। वाकई, तो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं आपने बहुत ही अच्छे से समझाया गौरव मशरूवाला। इनफैक्ट इनको 10 की कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो एक मिसमैच रिस्क होता है, इन्फ्लेशन की आपने बात की वो एक रिस्क होता है, और री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। अगर तीनों की हम वन बाय वन बात करें तो आखिरकार ये किस स्टेज पर इस तरीके के निवेशक के लिए रिस्क सामने आते हैं? ये मिसमैच रिस्क है। अगर उसका मैं अगर उदाहरण दे दूं तो समझिए बेटी की पढ़ाई के लिए 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमें पैसों की ज़रूरत है क्योंकि वो हायर एजुकेशन लिए अमेरिका जा रही है, लेकिन हमने 3 साल का लॉक इन वाला ELSS ले रखा है। मिसमैच हो गया क्योंकि जब पैसे की ज़रूरत है वह पैसे मिलेंगे नहीं। तो ये एक हो गया,
ये हो गया मिसमैच रिस्क। दूसरे जो रिस्क की आपने बात की वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी समझिए कि हमें पैसे 5 साल बाद में चाहिए और हम 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन 1 साल की एफडी में रिटर्न्स अच्छे थे, इसलिए हमने 1 साल की एफडी में रिटर्न्स निवेश कर दिया। 1 साल के बाद जब पैसे मिले तो ब्याज के दर कम हो गए थे और बाकी के 4 सालों के लिए हमें बहुत ही कम रिटर्न से मन को एडजस्ट करना पड़ा। मतलब हमको ऐसे ही समझना पड़ा कि ठीक है भाई इतने ही रेट है। तो ये हो गया एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क। और आपने तीसरा कौन सा कहा? सॉरी मेरे दिमाग से निकल। री इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ इन्फ्लेशन रिस्क, जिसकी हमने बात कही थी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आपको एक्चुअली चेंजेस काफी करने पड़ते हैं पोर्टफोलियो में, उसके हिसाब से आपका रिस्क है वो जो मीटर है वो भी बढ़ जाता है। हाँ, तो जो इन्फ्लेशन रिस्क है, समझिए आज आपके पास 2000 रुपए है, आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप 2000 रुपए के ड्रेस खरीद ले या शर्ट खरीद ले या एफडी में डाल दे। आपने तय किया एफडी में डालेंगे, आपको समझिए 10% रिटर्न मिल गया, तो 1 साल के बाद आपके पैसे बढ़ के 2200 रुपए हो गए, लेकिन वो शर्ट, वो जो ड्रेस थी उसकी कीमत बढ़ के 2500 रुपए हो गई। तो आपको इन्फ्लेशन का रिस्क, उस पर आपका नुकसान हो गया। तो ये इन्फ्लेशन रिस्क। तो मिसमैच रिस्क, जहां पे आपको जब पैसे की जरूरत तब मिल नहीं पाए। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जब आप री इन्वेस्ट करने गए तो ब्याज के दर कम हो गए थे। और इन्फ्लेशन रिस्क, जहां पे जो इन्फ्लेशन का रेट था वो आपके रिटर्न से ज्यादा था, इसलिए आपको नुकसान हो गया। तो ये 3 प्रकार के रिस्क हो गए। एब्सोल्युटली गौरव मछुवाला, अब एक बार किसी ने मार्केट में पैसे लगाए या एसआईपी के थ्रू पैसे लगाए, उसको रिस्क के लिए तो तैयार रहना ही होगा, क्योंकि सब निवेशक ये एक डेफिनेटली माइंड में लेकर चलते ही हैं। लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी जो होती है, जिस तरह वॉलेटाइल मार्केट हमने हाल ही में देखा, वॉलेटिलिटी जो हुई ब्रेक्जिट के बाद, उसके बाद मन में निवेशकों के डर बैठ जाता है कि आखिरकार आगे क्या होगा। मार्केट रिस्क हमेशा होते हैं और मार्केट जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के हिसाब से भी अनुमान लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो रिस्क इनके इर्द गिर्द इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो और साथ ही मार्केट टाइमिंग रिस्क हो, इसको कैसे डिटरमिन किया जाए? देखिए, जो मार्केट टाइमिंग है उसे मार्केट टाइम इन कर दे। अगर ये टाइमिंग छोड़ देंगे आप, और टाइम इन मतलब जितना ज़्यादा वक्त इतना बेहतर रिटर्न, तो आप ये रिस्क आप अवॉइड कर पाएंगे। अगर दूसरी तरफ या बात करूं तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है उसमें अगर देखा जाए तो जो लोग मैथ्स के बारे में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और हालांकि ये सभी दर्शक कर पाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ है? आर रिटर्न पे या एन नंबर ऑफ ईयर्स। बेहतर रिटर्न, बेहतर कंपाउंडिंग होता है एन नंबर ऑफ ईयर्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स इतना बेहतर रिटर्न। तो ये हो गया आपका जो है वो रिस्क इस तरह कवर होता है कि टाइमिंग ना करे, टाइम इन करे। वॉलेटिलिटी जो होती है वो वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, लेकिन ये देखना भी है कि हमें पैसों की कब ज़रूरत है। आपने ब्रेक्सिट की बात की, अगर कोई दर्शक आज से 3 महीने बाद में बेटे की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है या उसे निवेश करना है, तो बेटे को वो तो नहीं कह सकता कि ब्रिटेन ने यूरोजोन से एग्जिट ले ली, शादी नहीं करेगा या शादी मत करे। तो ये वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आपने निवेश किया है आपके फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको मार्केट टाइमिंग और वॉलेटिलिटी दोनों रिस्क का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और मार्केट रिस्क वही है, जिस दिन हम बाजार में उतरे, फिर वो कोई भी बाजार हो, एफडी का हो, इंटरेस्ट रेट, या फिर स्टॉक मार्केट हो, या गोल्ड मार्केट हो, या रियल एस्टेट, एक दफ़े बाजार में आ गए तो मार्केट रिस्क हमने ले ही लिया, उसके बिना रिटर्न्स मिलेंगे ही नहीं। और अगर हम एक्चुअली इंटरेस्ट रिस्क की भी बात करें, कई बार ब्याज दरें गिर जाती हैं और उस पर मैच्योरिटी के वक्त कम दर पर री इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस तरीके का रिस्क है, इससे कैसे बचा जा सकता है और उसको कैसे डिटरमिन करें, निवेशक कैसे इससे बचे? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ऐसा कहा गया है कि व्हेन बॉन्ड प्राइसेस राइज इंटरेस्ट रेट फॉल्स एंड वाइस वर्सा। और अगर इसका मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, समझिए आज मेरे पास 1000 रुपये का बॉन्ड है जिस पे ब्याज का दर 10% है। अभी नए बॉन्ड बाजार में आ गए, वही 1000 रुपये का बॉन्ड, लेकिन नए बॉन्ड जो है वो बाजार में 8% वाले आ गए। तो क्योंकि मेरे पास मेरे बॉन्ड पे 10% ब्याज मिलता है, मुझे मेरे बॉन्ड पे प्रीमियम मिलेगा।
तो जब बाजार में ब्याज का दर कम हो गया तो मेरा ब्याज क्योंकि ज़्यादा है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए। अगर उससे विपरीत हो गया, उससे उल्टा हो गया और नए बॉन्ड जो बाजार में आए वो 12% के हैं, तो क्योंकि मेरे बॉन्ड्स की 10% वाले हैं तो मेरे बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी। ये हुआ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जो लोग बॉन्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बॉन्ड में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट रेट रिस्क का सामना करना पड़ता है। जो लोग बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या डिबेंचर लेके मैच्योरिटी तक उसको पकड़ के रखते हैं, उन्हें इंटरेस्ट रेट रिस्क सहन नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, कई लोग ऐसे हैं गौरव मछुवाला जो कि डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं अपना पोर्टफोलियो, जिसको रिस्क ऑफ नॉट डाइवर्सिफाइंग भी कहा जाता है। तो ऐसे रिस्क से कैसे बचा जा सकता है और एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो की कैसे की जा सकती है, अगर आप बहुत क्विकली हमें बताएं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें। कई दफ़े मैंने पोर्टफोलियो देखा है जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया हो, यूलिप द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जहां पे इक्विटी है और उन्होंने डायरेक्ट इक्विटी भी लेके रखी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हमें उस प्रकार का पोर्टफोलियो बनाना है जहां पे थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, ये सभी हो। हम लोग कई दफ़े हंसी मजाक में कहते हैं कि अगर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, यू आर नॉट डाइवर्सिफाइड इनफ। सो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस असेट क्लासेस, और ये आपको आपके गोल्स को ध्यान में रख के करना है। अगर आपके गोल्स 7, 8, 9 साल के बाद में है तो इक्विटी असेट क्लास है, फिर अगर आप डायरेक्ट करें या इक्विटी म्यूचुअल फंड ले ले। अगर आपके गोल्स 2 या 3 साल में हो तो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट ले ले, फिर वो एफडी हो, बॉन्ड हो या कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम हो। तो ये अलग अलग तरीके से आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कई बार इमरजेंसी में निवेश तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, उसका कई लोगों को नुकसान भी होता है। ऐसे रिस्क से कैसे बचा जाए, लिक्विडिटी रिस्क जिसे कहा जाता है? देखिए, लिक्विडिटी रिस्क की जब बात आती है तो हमने कई दफ़े ऐसी सिक्योरिटीज़ में निवेश किया होता है जिससे हम लिक्विडेट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। जैसे कई दफ़े हमने कोई, अगर जैसे पेनी स्टॉक्स कहते हैं, अगर उसमें निवेश कर लिया, या कई दफ़े हमने ऐसे बॉन्ड्स खरीद लिए या ऐसा कुछ खरीद लिया जो हमें बेचना है लेकिन हम बेच नहीं सकते, वहाँ तक के हम कम कीमतों में भी नहीं बेच सकते। ये ज़्यादातर होता है अगर हमने स्पेक्यूलेशन में निवेश किया हो या जहाँ पे निवेश किया हो जो निवेश की क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है, टॉप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसे कोई खरीदी करने वाला नहीं है, खरीदनार नहीं है। और ये जब भी होता है तो लिक्विडिटी रिस्क आता ही है। बहुत दफ़े हम टिप्स पे निवेश कर देते हैं और इसमें पेनी स्टॉक ज़्यादा, और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जब ये पेनी स्टॉक्स है या जेड कैटेगरी की कंपनीज है, वहाँ पे अगर निवेश किया तो लिक्विडिटी की दिक्कत आती है और फिर लिक्विडिटी रिस्क हो गया। ऑलराइट, क्रेडिट रिस्क भी एक टॉप 10 इन्वेस्टमेंट रिस्क में शामिल होता है। कई बार आप कंपनी में पैसा लगाते हैं और बाद में पता चला वो कंपनी दिवालिया हो जाए। कई निवेशकों के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। इस टाइप के रिस्क को कैसे पहचानें और कैसे बचें? देखिए, एक तो है यहाँ पे काफ़ी सारी 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, वो क्रेडिट रेटिंग देते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि निवेश करने से पहले देख ले कि इसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये पहली बात। अगर आप जानकार है तो फिर वो कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक कर ले, लेकिन ये क्रेडिट रेटिंग आप देख लेंगे तो भी आपको काफ़ी तसल्ली मिल जाएगी। उसके अलावा कई दफ़े जो मार्केट में सिक्योर्ड डिबेंचर्स आते हैं तो हमें लगता है कि डिबेंचर्स सिक्योर्ड है और यह भी लगता है कि उसके पीछे असेट्स है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के असेट्स के उसको बैकिंग है। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और अगर वो रिस्की लैंडिंग करता है, मतलब उन्होंने होम लोन या पर्सनल लोन ऐसे दे के रखी है जहां पे उन्होंने हाई रिस्क लेके रखा है, तो हालांकि जो बॉन्ड हमने खरीदे वो तो सिक्योर थे लेकिन एसेट कैटेगरी इतनी बढ़िया नहीं थी, तो फिर ये क्रेडिट रिस्क हो गया। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि क्रेडिट रिस्क है। और दूसरी बात ये भी देखना जरूरी है कि ये कंपनी हायर ब्याज क्यों दे रही है। कई दफे ऐसा होता है कि रिस्क ज्यादा है इसलिए दे देती है। जी, और लास्ट 2 रिस्क को अगर हम क्विकली आपसे समझे, लेजिस्लेटिव रिस्क और गियरिंग रिस्क, इनको निवेशकों को आप कैसे समझाएंगे और कैसे बचा जाए इससे?
सो पहले मैं गियरिंग रिस्क की बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गियरिंग मतलब हमने कर्ज लेके निवेश किया, और ये बहुत दफ़े देखा गया है कि हाउसिंग लोन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हाउसिंग लोन लेके रखा है और हमारे पास पैसे हैं, फिर भी हमने रिटर्न नहीं किए पैसे क्योंकि हमें शेयर बाजार में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। और ऐसे कई दफ़े लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे लोन लेके निवेश करते हैं, ये गियरिंग रिस्क हो गया। समझिए आपको 20% रिटर्न मिले, 12% आप ब्याज चुका रहे हो, तो सबको जब 20% मिला आपको सिर्फ 8% मिला। लेकिन अगर 20% गिरावट हो गई तो लोगों को 20% नुकसान हुआ, लेकिन आपका 32 हो गया। तो ये हो गया गियरिंग रिस्क, कर्ज लेके निवेश ना करें। और लेजिस्लेटिव रिस्क ये है कि सरकार के कायदे बदल गए, तो ऐसा भी देखा गया है कि क्योंकि गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रहा था उस साल में निवेश कर दिया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई। तो सिर्फ गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है इसलिए निवेश ना करें, अगर आपके गोल्स के लिए फायदेमंद है तो लीजिए। तो ये लेजिस्लेटिव रिस्क हो गया। थैंक यू सो मच गौरव मशरूवाला हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और टॉप 10 इन्वेस्टमेंट रिस्क बताने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।